Hello everyone, myself Parul and I welcome you all to the online platform of Jukta Academy. Dear learners, last वीडियो में हमने डिस्कस किए थे जेबीटी कमीशन के सीडीपी सेक्शन में जो 25 फरवरी की मॉर्निंग शिफ्ट में क्वेश्चंस आए थे वो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आफ्टरनून शिफ्ट या फिर सेकंड शिफ्ट में आए हुए क्वेश्चंस को। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 था व्हाट डिस्क्राइब्स गार्डनर्स थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंसेस, कि गार्डनर की मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी को कौन सी स्टेटमेंट एक्सप्लेन करती है। अगर आपने हॉवर्ड गार्डनर की मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी पढ़ी है तो आपको मालूम होगा कि गार्डनर ने कहा था कि जो इंटेलिजेंस है वो एक सिंगल फैक्टर नहीं है या उसको एक सिंगल एबिलिटी डिटरमाइन नहीं करती। इंटेलिजेंस बहुत से फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। तो इन्होंने 8 मेजर जो थे प्राइमरी टाइप्स दिए थे इंटेलिजेंस के। तो चलो देखते हैं। पहली ऑप्शन है इंटेलिजेंस है सेवरल फॉर्म्स, कि क्या गार्डनर ने कहा था कि इंटेलिजेंस की सेवरल फॉर्म्स होती है। जी हाँ, यही इसका करेक्ट ऑप्शन है। दूसरी ऑप्शन थी ओनली कॉग्निटिव स्किल्स मैटर, कि क्या इंटेलिजेंस में सिर्फ कॉग्निटिव स्किल्स ही मैटर करती है। ये बात तो गलत है। नेक्स्ट ऑप्शन है इंटेलिजेंस इज फिक्स्ड, ये बात भी गलत है। नेक्स्ट है इंटेलिजेंस इज इनहेरिटेड ओनली, कि क्या इंटेलिजेंस सिर्फ इनहेरिट की जाती है। ये ऑप्शन भी क्या है, गलत है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज इंटेलिजेंस है सेवरल फॉर्म्स। गार्डनर ने कहा था कि इंटेलिजेंस की सेवरल फॉर्म्स होती है, सिर्फ इंटेलिजेंस को हम एक जनरल एबिलिटी से डिटरमाइन नहीं कर सकते। आपने लर्नर्स एक और बात का ध्यान रखना है कि जिन भी ऑप्शंस में ओनली होता है वो ऑप्शंस आपकी ज्यादातर गलत होती है, क्योंकि जब हम ओनली किसी स्टेटमेंट के साथ लगा देते हैं तो इसका मतलब होता है हमने अपनी अप्रोच जो है उसको रिजिड कर दिया। हमने सिर्फ एक ही एस्पेक्ट को देखा और माना कि सिर्फ यही चीज जो है डिटरमाइन करती है किसी चीज को। तो टीचर को कभी भी एक रिजिड अप्रोच नहीं रखनी होती, जिसलिए जो ओनली वाली ऑप्शंस होती है वो मैक्सिमम टाइम क्या होती है, गलत होती है, साथ ही सोलली। ठीक है, इसका भी यही मतलब होता है। तो ये ऑप्शंस क्या होती है, मैक्सिमम टाइम गलत होती है जिनमें ओनली या फिर सोलली यूज किया गया होता है। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। इन अ लार्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, एक बड़ी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में डिप्लोमा ट्रेनीज आर असाइंड टू डिजाइन अ वर्क फ्लो फॉर असेंबलिंग अ डिवाइस। जो डिप्लोमा ट्रेनीज हैं उनको एक डिवाइस को असेंबल करने के लिए कहा गया। The supervisor must evaluate not only the technical accuracy but also the ability to solve unexpected challenges during the assembly। बोल रहे हैं कि जो सुपरवाइजर है वो बच्चों की दो चीजें चेक करेगा। पहली तो वो देखेगा बच्चों की टेक्निकल एक्यूरेसी, और दूसरा देखेगा कि अगर जब बच्चे उस इंस्ट्रूमेंट को असेंबल कर रहे हैं तो उस टाइम जो उनको अनएक्सपेक्टेड चैलेंजेस आ रहे हैं उनको बच्चे किस हिसाब से सॉल्व कर रहे हैं। Which evaluation approach is more suitable for the comprehensive assessment? तो जब उस सुपरवाइजर ने टेक्निकल एक्यूरेसी और बच्चों की एबिलिटी अनएक्सपेक्टेड एरर्स को सॉल्व करने की चेक करनी है तो कौन सी असेसमेंट की स्ट्रेटेजी वो अपनाएगा। पहली ऑप्शन है कंडक्टिंग अ परफॉर्मेंस बेस्ड असेसमेंट, कि क्या वो बच्चों की परफॉर्मेंस के बेस पर असेसमेंट चेक करेगा। वेयर दे कंप्लीट टास्क अंडर रियल चैलेंजेस, जहां पर वो बच्चे जो टास्क है उसको रियल चैलेंजेस के साथ सॉल्व करेंगे। ये ऑप्शन ठीक लग रही है। नेक्स्ट ऑप्शन है, बाकी ऑप्शंस भी एक बार हम देख लेते हैं। यूजिंग ओनली पीयर रेटिंग शीट्स, कि क्या वो सिर्फ पीयर रेटिंग शीट्स को यूज करेगा। यहाँ पर ओनली वर्ड आ गया है ना, कि सिर्फ एक ही तरीके से चेक करेगा, वो बच्चों की पीयर रेटिंग शीट्स को यूज करके असेसमेंट करेगा। पीयर रेटिंग शीट्स क्या होती है, पीयर होते हैं हमारे हम उम्र या फिर जो हमारे को वर्कर्स होते हैं। जैसे पीयर असेसमेंट का मतलब है कि एक टीचर दूसरे टीचर की असेसमेंट कर रहा है या एक बच्चा दूसरे बच्चे की असेसमेंट कर रहा है। तो क्या वो पीयर रेटिंग शीट्स को यूज करेगा विद स्टैंडर्डाइज्ड क्राइटेरिया टू असेस ईच ट्रेनीज अंडरस्टैंडिंग, एक स्टैंडर्डाइज्ड क्राइटेरिया को लगाकर, ताकि हर एक बच्चे की अंडरस्टैंडिंग को वो चेक कर पाए। इसमें ये जो स्टैंडर्डाइज्ड क्राइटेरिया है, इस वर्ड को भी आपने ध्यान रखना है। जब भी आप कहीं क्लास में पढ़ाएंगे तो आपने कभी भी स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट नहीं लेने हैं और ना ही आपने जो इंस्ट्रक्शंस देनी है उनको एक स्टैंडर्डाइज्ड इंस्ट्रक्शन की फॉर्म में देना है। स्टैंडर्डाइज्ड का मतलब होता है कि आपने एक स्टैंडर्ड सेट कर लिया, एक फिक्स्ड क्राइटेरिया सेट कर लिया जिसको हर बच्चे को क्लियर करना होगा। तो जब भी आप किसी चीज को स्टैंडर्डाइज्ड कर देते हैं तो उससे क्या होता है कि आप हर एक बच्चे के इंडिविजुअल एस्पेक्ट को ध्यान में नहीं रख पाते। आपने एक फिक्स्ड स्टैंडर्ड सेट कर लिया है। अब भले ही कोई स्लो लर्नर है या फिर कोई गिफ्टेड चिल्ड्रन है, सबको एक ही स्टैंडर्ड को पार करना होगा। यहाँ पर क्या बात हो रही है कि आप इंडिविजुअल डिफरेंसेस को ध्यान में नहीं रख रहे हो, इसलिए जो भी स्टैंडर्डाइज्ड चीजें हैं इसको एजुकेशनल साइकोलॉजी में गलत माना गया है। तो इसलिए ये जो
स्टैंडर्डाइज्ड क्राइटेरिया वाली ऑप्शन है ये भी क्या हो जाएगी, गलत। एक तो ये वाली बात गलत है और दूसरी ओनली ये जो इन्होंने यहाँ पर यूज कर दिया है ये बात भी नेगेटिव सेंस में इसको ले जा रही है। नेक्स्ट ऑप्शन है वेरीफाइंग ईच स्टेप ऑफ द वर्क फ्लो, कि क्या वो हर एक स्टेप को वेरीफाई करेगा अगेंस्ट अ चेकलिस्ट, एक चेकलिस्ट बना के हर एक स्टेप को वेरीफाई करेगा टू एंश्योर प्रोसीजरल एक्यूरेसी ओनली, सिर्फ प्रोसीजरल एक्यूरेसी को चेक करने के लिए। तो क्योंकि यहाँ पर भी ओनली का यूज हो गया तो ये ऑप्शन भी क्या होगी, गलत, कि वो सिर्फ और सिर्फ किस चीज की ओर ध्यान दे रहा है, प्रोसीजरल एक्यूरेसी, की जो बच्चे काम कर रहे हैं उसको सही प्रोसीजर से कर रहे हैं या नहीं। तो क्योंकि यहाँ ओनली हो गया तो ये ऑप्शन भी क्या होगी, गलत होगी। लास्ट ऑप्शन है रिक्वायरिंग ट्रेनीज टू डिलीवर एन ओरल प्रेजेंटेशन, कि क्या वो बच्चों को कहेगा कि आप एक ओरल प्रेजेंटेशन दीजिए विदाउट ऑब्जर्विंग एक्चुअल प्रॉब्लम सॉल्विंग, बिना उसकी एक्चुअल प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को एनालाइज किए हुए। तो ये ऑप्शन भी क्या होगी, गलत होगी, क्योंकि हमने तो उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स को भी क्या करना है, असेस करना है। तो ये तीनों ऑप्शंस गलत हो जाएगी और सही ऑप्शन क्या होगी, कंडक्टिंग परफॉर्मेंस बेस्ड असेसमेंट, बच्चे की परफॉर्मेंस के बेस पर असेसमेंट करना, वेयर दे कंप्लीट टास्क अंडर रियल चैलेंजेस, जहां पर वो किसी काम को रियल चैलेंजेस के साथ में क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है अ रूरल प्राइमरी टीचर, एक गांव का प्राइमरी टीचर प्लान्स इंस्ट्रक्शंस को प्लान करता है अराउंड लोकली रेलेवेंट स्किल्स टू प्रमोट लर्नर्स इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंस एंड सोशल यूजफुलनेस। एक गांव का प्राइमरी टीचर है जो क्या करता है, इंस्ट्रक्शंस को इस हिसाब से प्लान करता है कि वो बच्चों को लोकली जो भी स्किल्स रेलेवेंट है उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे पाए, और वो जो स्किल्स हैं वो कैसी हैं, वो बच्चों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाती है और उन स्किल्स की कुछ समाज में क्या है, उपयोगिता है। आगे बोल रहे हैं दिस अप्रोच मोस्ट डायरेक्टली रिफ्लेक्ट विच एजुकेशनल एम, ये जो टीचर ने अप्रोच अपनाई है ये कौन सी एम को पूरा करता है। पहला है हार्मोनियस डेवलपमेंट, नेक्स्ट है वोकेशनल एफिशिएंसी, थर्ड इज मॉरल डेवलपमेंट एंड फोर्थ इज टोटल डेवलपमेंट। तो हार्मोनियस डेवलपमेंट से मतलब है कि बच्चे की फिजिकल, मेंटल, इमोशनल हर एक एस्पेक्ट को ध्यान में रखा गया है। तो यहाँ पर सिर्फ स्किल्स की बात हो रही है, तो यहाँ पर मॉरल डेवलपमेंट या फिर सोशल डेवलपमेंट इन चीजों की कहीं पर बात नहीं हो रही, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। नेक्स्ट है वोकेशनल एफिशिएंसी, आपको मालूम होगा कि वोकेशनल कोर्सेज क्या होते हैं, जिनमें हम कुछ स्किल्स या फिर कुछ टेक्निक्स ऐसी सीखते हैं जिससे हमारी कुछ इनकम हो पाए और समाज में हम कुछ कंट्रीब्यूट कर पाए। तो इसका सही आंसर क्या होगा, वोकेशनल एफिशिएंसी, क्योंकि जब हम वोकेशनल सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं तो उसमें बच्चों को ऐसी स्किल्स सिखाई जाती हैं जिनकी समाज में कुछ क्या है, जरूरत है, और जिससे बच्चे आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन पाए। ठीक है, नेक्स्ट है मॉरल डेवलपमेंट, इसमें मॉरल डेवलपमेंट की कहीं भी बात नहीं की गई है और ना ही टोटल डेवलपमेंट यहाँ पर कवर की जा रही है। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी वोकेशनल एफिशिएंसी। क्वेश्चन नंबर 4 है अ टीचर नोटिसेस, एक टीचर नोटिस करता है दैट देयर स्टूडेंट्स आर हेजिटेंट टू स्पीक ड्यू टू फियर ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स, कि जो उसके स्टूडेंट्स हैं वो हेजिटेट कर रहे हैं बात करने से, क्यों, क्योंकि उनको डर है कि वो कुछ ना कुछ गलतियां कर देंगे। अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल्स ऑफ कम्युनिकेटिव लर्निंग टीचिंग, कम्युनिकेटिव लर्निंग टीचिंग के प्रिंसिपल्स के अनुसार व्हाट इज द बेस्ट रिस्पॉन्स, टीचर को इसके लिए क्या बेस्ट रिस्पॉन्स देना चाहिए। पहला है स्विचिंग टू रिटन असेसमेंट, कि क्या टीचर रिटन असेसमेंट की तरफ शिफ्ट कर देगा, क्योंकि बच्चे बोल नहीं पा रहे, तो ये बात तो गलत हो जाएगी, क्योंकि अगर उसने रिटन असेसमेंट की तरफ शिफ्ट कर दिया तो बच्चों की जो हेजिटेशन है वो कभी भी दूर नहीं होगी। नेक्स्ट है यूजिंग डिले एरर करेक्शन, कि टीचर क्या ऐसा करेगा कि जैसे बच्चे बोल रहे हैं, ठीक है, तो पहले उनको अपनी बात पूरी करने देगा, फिर उस टाइम पे जो उनसे गलतियां हुई हैं उनको नोट करके बाद में उनकी गलतियों को करेक्ट करेगा। नेक्स्ट है करेक्टिंग एवरी एरर इमीडिएटली, कि क्या टीचर ऐसा करेगा कि बच्चा जब बोल रहा है, मान लो उसने एक लाइन बोली और बच्चे ने कोई गलती कर दी, तो उस बच्चे को वहीं पर टोक कर उसको करेक्ट करेगा, फिर दोबारा जब बच्चा कुछ गलती करेगा तो एकदम से उसको करेक्ट करेगा। जब टीचर ये अप्रोच फॉलो करता है तो इससे क्या होता है, बच्चे का कॉन्फिडेंस डाउन जाता है, कि मान लो जैसे कोई बच्चा आगे कुछ बोल रहा है और उसने कोई गलती की और आप एकदम से उसको टोकोगे तो उससे क्या होगा, उसका कॉन्फिडेंस डाउन जाएगा और बच्चा बोलने में इंटरेस्ट लूज कर देगा। तो ये अप्रोच भी क्या है, गलत है। नेक्स्ट है इग्नोरिंग ऑल एरर्स फॉरएवर, कि क्या टीचर सारी गलतियों को इग्नोर कर देगा, तो टीचर कभी भी किसी चीज को इग्नोर नहीं करता, ये ऑप्शन भी क्या हो जाएगी, गलत। तो करेक्ट ऑप्शन है यूजिंग डिलेड एरर करेक्शन, कि टीचर क्या करेगा, जब बच्चा बोल रहा है तो उसे बोलना देगा, ठीक है, और उस टाइम पे जो भी वो गलतियां कर रहा है उन गलतियों को वो नोट डाउन करेगा और थोड़ी देर बाद बच्चे के एरर्स को क्या करेगा, करेक्ट करेगा। सो द करेक्ट ऑप्शन इज यूजिंग डिलेड एरर करेक्शन।
क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज अ सजेस्टेड बेनिफिट ऑफ ग्रेजुअली इंट्रोड्यूसिंग एल्जेब्रिक थिंकिंग इन अर्ली ग्रेड्स, कि अर्ली ग्रेड्स में टीचर एल्जेब्रिक थिंकिंग बच्चों को करवाता है तो इससे क्या बेनिफिट होता है। पहला है, इट एनहेंस स्टूडेंट्स एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, कि क्या इससे बच्चों की जो एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग है वो ठीक होती है। नेक्स्ट है, इट मेक्स मैथमेटिक्स इजियर, कि क्या इससे मैथमेटिक्स आसान होता है। या इट इंक्रीज टेस्ट स्कोर्स इमीडिएटली, कि क्या इससे टेस्ट स्कोर एकदम से बढ़ जाते हैं। या इट रिड्यूस होमवर्क एंड वर्कलोड, इससे होमवर्क या वर्कलोड क्या होता है, कम होता है। तो देखिए ये जो दो ऑप्शन है ये तो पहले ही इनकरेक्ट हो जाती है कि टेस्ट स्कोर एल्जेब्रिक थिंकिंग से एकदम से नहीं बढ़ेंगे और ना ही इससे होमवर्क या वर्कलोड कम होगा। ठीक है, अब ये दो बातें हैं। देखिए जब हम एल्जेब्रिक थिंकिंग करते हैं तो उसमें क्या होता है, एल्जेब्रा में क्या होता है, हम इमेजिन करते हैं कि राम के पास एक्स पेंसिल्स हैं और श्याम के पास, उसके पास जितनी पेंसिल्स हैं उससे 3 टाइम्स या 4 टाइम्स पेंसिल्स ज्यादा है। मतलब कि कुछ ना कुछ चीजें हम क्या करते हैं, इमेजिन करते हैं, एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू। तो ये वाली जो इमेजिनेटिव थिंकिंग होती है, ऐसी चीजों को इमेजिन करना जो आपके सामने रियल में नहीं है, ये क्या होता है, इससे हमारी जो एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग है वो क्या होती है, इंप्रूव होती है। मैथमेटिक्स इससे इजी क्यों नहीं होता, क्योंकि मैथमेटिक्स सिर्फ एल्जेब्रा ही तो नहीं है ना, उसमें ट्रिग्नोमेट्री है, ज्योमेट्री है और भी 100 चीजें हैं। तो सिर्फ एल्जेब्रिक थिंकिंग से ही मैथमेटिक्स इजी हो जाए, ये बात भी क्या होगी, गलत होगी। सो द करेक्ट ऑप्शन इज इट एनहेंसेस स्टूडेंट्स एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग। क्वेश्चन नंबर 6 है, which process does NCF 2005 recommend for selecting curriculum content, कि NCF 2005 कौन सी प्रोसेस को रिकमेंड करता है करिकुलम कंटेंट को सिलेक्ट करने के लिए। फोकसिंग सोनली ऑन एग्जामिनेशन पैटर्न्स, कि क्या सिर्फ एग्जामिनेशन पैटर्न्स के ऊपर ही हमें फोकस करना चाहिए और उस पर फोकस करके करिकुलम को डिसाइड करना चाहिए, ये बात तो क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। मैंने आपको बताया कि सोनली या ओनली वाली ऑप्शंस हमेशा क्या होती है, गलत होती है, मतलब मैक्सिमम टाइम गलत होगी, क्योंकि हमने अपनी अप्रोच क्या रख दी, रिजिड। हमने रिजिड रख दी अपनी अप्रोच कि हम सिर्फ एग्जाम्स को ध्यान में रख के ही अपना करिकुलम कंटेंट क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट है, चूजिंग कंटेंट रिलेटेड टू नेशन ओनली, कि क्या हम सिर्फ देश से रिलेटेड कंटेंट सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ भी ओनली आ गया है ना, हमने एक अप्रोच रखी कि सिर्फ हम देश के लिए जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उन्हीं को ध्यान में रख के क्या करेंगे, अपना करिकुलम सिलेक्ट करेंगे। तो ये ऑप्शन भी क्या है, गलत है। हमने लर्नर को भी ध्यान में रखना है और साथ ही सोसाइटी को भी ध्यान में रखना है करिकुलम को डिसाइड करते टाइम, कि लर्नर की क्या नीड्स हैं और सोसाइटी की क्या नीड्स हैं। नेक्स्ट है, पिकिंग टॉपिक्स रैंडमली, कि क्या हम रैंडम किसी भी टॉपिक को पिक कर लेंगे फॉर करिकुलम कंटेंट, करिकुलम कंटेंट के रूप में। तो अगर आप रैंडमली पिक करोगे कंटेंट को, तो भले किसी चीज की जरूरत है चाहे नहीं है, आप उस चीज को पढ़ा रहे हो, तो ये बात तो क्या है, गलत है। लास्ट है, इंक्लूडिंग लोकल कॉन्टेक्स्ट एंड लर्नर नीड्स, कि क्या आप लोकली किन चीजों की जरूरत है और लर्नर को किस चीज की जरूरत है, इन बातों को ध्यान में रख के अपना करिकुलम कंटेंट डिसाइड करोगे। सो दिस इज करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी, इंक्लूडिंग लोकल कॉन्टेक्स्ट एंड learner needs. Question number 7 है, what approach is most effective to address सोशियो इकोनॉमिक बायस इन क्लासरूम पार्टिसिपेशन, कि आपकी क्लासरूम में जो सोशियो और इकोनॉमिक रीजंस की वजह से क्या आ रहा है, बायस आ रहा है, उसको आप कैसे एड्रेस करोगे। पहला है, मोर स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट, कि आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट लोगे। मैंने आपको क्या बताया कि स्टैंडर्डाइज्ड कोई भी चीज़ आपने नहीं रखनी होती, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगी, गलत। नेक्स्ट है, इक्विटेबल स्पीकिंग अपॉर्चुनिटीज, कि क्या आप बच्चों को इक्विटेबल स्पीकिंग अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करोगे। तो ये ऑप्शन हम थोड़ा ऐसे रखते हैं इसको। नेक्स्ट है, असाइनिंग ग्रुप लीडर्स, कि क्या आप ग्रुप लीडर्स असाइन करोगे। तो जब आप ग्रुप लीडर्स बनाते हो ना, तो उस टाइम पे ग्रुप लीडर्स के ऊपर तो ज्यादा फोकस होता है, बट उन बच्चों का क्या जो ग्रुप के अंदर और बच्चे हैं, तो ये ऑप्शन भी क्या हो जाएगी, गलत है। नेक्स्ट है, इग्नोरिंग बैकग्राउंड डिफरेंसेस, कि क्या आप बैकग्राउंड डिफरेंसेस को इग्नोर कर दोगे। मैंने आपको बताया कि टीचर कभी भी चीजों को इग्नोर नहीं करता है, तो ये ऑप्शन भी क्या हो जाएगी, गलत। सो द मोस्ट करेक्ट ऑप्शन इज इक्विटेबल स्पीकिंग अपॉर्चुनिटीज। अगर इन सब ऑप्शंस में देखा जाए तो सबसे सही ऑप्शन क्या है कि बच्चों को इक्विटेबल स्पीकिंग अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करना। क्वेश्चन नंबर 8 है, इफ अ स्टूडेंट वांट्स टू पार्टिसिपेट इन पावर लिफ्टिंग एंड हैवी वेट रेसलिंग, कि अगर एक बच्चा पावर लिफ्टिंग और हैवी वेट रेसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहता है, विच बॉडी टाइप इज जनरली मोस्ट सूटेड, तो उसकी बॉडी टाइप कैसी होनी चाहिए। पहले ऑप्शन है एम्बीवर्ट। एम्बीवर्ट क्या होते हैं, एक होते हैं इंट्रोवर्ट, एक होते हैं एक्सट्रोवर्ट, और इन दोनों का जो बीच वाली पर्सनैलिटी टाइप होती है वो होती है एम्बीवर्ट। तो इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट तो वो लोग होते हैं ना जो ज्यादा बोलते हैं या कम बोलते हैं, तो इसका
पावर लिफ्टिंग और हैवी वेट रेसलिंग से तो कोई रिलेशन नहीं है, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत। नेक्स्ट ऑप्शन है एंडोमॉर्फ। एंडोमॉर्फ उस बॉडी टाइप के लोग होते हैं जिनकी बॉडी थोड़ी गोल होती है, जो राउंडेड बॉडी वाले होते हैं, ठीक है। इनमें फैट क्या होता है? ज्यादा होता है और इनका मेटाबॉलिज्म स्लो होता है, ठीक है। राउंड बॉडी और हाई फैट, ठीक है। बेसिकली जो थोड़े हेल्दी लोग होते हैं। मीजोमॉर्फ कौन से लोग होते हैं? जो एकदम फिट होते हैं, ठीक है। इनका बिल्कुल बैलेंस्ड मेटाबॉलिज्म होता है और साथ ही जो इनकी बॉडी होती है वो भी कैसी होती है? मस्कुलर एंड एथलेटिक, ठीक है। एथलेटिक और मस्कुलर बॉडी टाइप वाले लोग कैसे होते हैं? मीजोमॉर्फ होते हैं। और लास्ट है एक्टोमॉर्फ। ये कौन से लोग होते हैं? जो बिल्कुल क्या होते हैं? स्लिम होते हैं, बिल्कुल पतले, जिनमें फैट कंटेंट बहुत कम होगा और जिनका मेटाबॉलिज्म बहुत फास्ट होगा। तो पावर लिफ्टिंग और हैवी वेट रेसलिंग में कौन सा इंसान पार्टिसिपेट करेगा? आप ये ऑप्शन भी इजीली कट कर सकते हो, इन दोनों में आपको कंफ्यूजन होगा। तो देखिए, क्योंकि मीजोमॉर्फ ज्यादा मस्कुलर है और इनकी बॉडी ज्यादा एथलेटिक है, तो करेक्ट ऑप्शन विल बी मीजोमॉर्फ बॉडी टाइप, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज मेंट बाय क्रिएटिव थिंकिंग? क्रिएटिव थिंकिंग क्या होती है? जनरेटिंग न्यू एंड ओरिजिनल आइडियाज, कि जो बच्चा नए आइडियाज और ओरिजिनल आइडियाज को जनरेट करेगा, आप बोलोगे वो क्रिएटिव थिंकिंग है। या लिमिटिंग वन सेल्फ टू आर्टिस्टिक सब्जेक्ट, जो बच्चा सिर्फ आर्टिस्टिक सब्जेक्ट्स में अच्छा होगा उसको बोलोगे उसके पास क्रिएटिव थिंकिंग है। ये तो गलत हो गया, यहाँ हमने क्या कर दिया? लिमिट कर दिया। इमिटेशन ऑफ अदर्स आइडियाज, जो दूसरे की आइडियाज की नकल करते हैं वो क्रिएटिव थिंकिंग होती है? नहीं। रेप्लिकेटिंग ओल्ड मेथड्स, ये भी गलत हो जाएगा कि पुरानी जो विधियां होती हैं उन्हीं को दोहराना भी क्रिएटिव थिंकिंग नहीं होती। सो करेक्ट ऑप्शन इज जनरेटिंग न्यू एंड ओरिजिनल आइडियाज। क्वेश्चन नंबर 10 है, अ वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर इज इवेल्युएटिंग इट्स वर्क एजुकेशन प्रोग्राम फॉर डिप्लोमा ग्रेजुएट्स। एक वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर है, वो क्या कर रहा है? अपना जो वर्क एजुकेशन प्रोग्राम है उसको इवेल्युएट कर रहा है। द सेंटर हैज फाउंड दैट स्टूडेंट्स कैन कंस्ट्रक्ट बेसिक मॉडल्स बट हैव डिफिकल्टी विद कोलैबोरेटिव टास्क एंड रिपोर्टिंग। तो उन्होंने देखा कि बच्चे जो है वो मॉडल्स तो आसानी से बना ले रहे हैं, बट उनको दिक्कत कहाँ आ रही है? उनको दिक्कत आ रही है कोलैबोरेटिव टास्क करने में और अपने काम को रिपोर्ट करने में। इन दिस सिनेरियो, इस सिनेरियो में विच असेसमेंट मेथड कैन मोस्ट इफेक्टिवली आइडेंटिफाई बोथ इंडिविजुअल स्किल्स एंड टीम वर्क एबिलिटीज। तो इस सिनेरियो में आप कौन सा असेसमेंट मेथड यूज करोगे जिससे कि आप बच्चे की इंडिविजुअल जो उसकी स्किल्स हैं उनको भी चेक कर लो और साथ ही बच्चा किस हिसाब से टीम वर्क कर रहा है इस चीज को भी चेक कर लो। पहला है डेमोन्स्ट्रेटिंग इन आइसोलेशन, कि क्या आप बच्चे से आइसोलेशन में डेमोन्स्ट्रेट करवा के काम करेंगे तो फिर उसकी टीम वर्क एबिलिटीज कैसे डेवलप होगी? तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगी? गलत, कि जब बच्चे को आपने आइसोलेट कर दिया, अलग कर दिया औरों से, तो उसका टीम वर्क तो डेवलप नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट है रिफ्लेक्टिव जनरल एंट्रीज ओनली, कि क्या आप बच्चे से सिर्फ रिफ्लेक्टिव जनरल एंट्रीज करवाओगे, मतलब कि वो डायरीज पे अपना जो काम है उसको लिखेगा सिर्फ, ओनली। तो रिजिड अप्रोच है, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगी। नेक्स्ट है पोर्टफोलियो बेस्ड असेसमेंट ऑफ प्रोजेक्ट, कि क्या आप बच्चों को प्रोजेक्ट्स दोगे और वो जो प्रोजेक्ट है उसकी पोर्टफोलियो बेस्ड असेसमेंट करोगे। इस ऑप्शन को थोड़ा कंसीडर करते हैं। नेक्स्ट है रिटन एग्जाम्स विद स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस, कि क्या आप बच्चों का रिटन एग्जाम लोगे और उसमें क्वेश्चंस को कैसे रखोगे? स्ट्रक्चर्ड। तो रिटन एग्जामिनेशन लेने से भी बच्चों का टीम वर्क या इंडिविजुअल स्किल्स कैसे डेवलप होगी? स्किल्स डेवलप करने के लिए रिटन एग्जाम्स की जरूरत नहीं होती, उसके लिए प्रैक्टिस की जरूरत होती है, काम खुद से करना पड़ता है। तो ये ऑप्शन भी क्या हो जाएगा? गलत। सही ऑप्शन क्या होगा? पोर्टफोलियो बेस्ड असेसमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट, कि जब आप बच्चों को प्रोजेक्ट दोगे तो उसमें क्या होगा? उनकी जो स्किल्स है, इंडिविजुअल स्किल्स है, वो डेवलप होगी। साथ ही काम कैसा है? पोर्टफोलियो बेस्ड असेसमेंट है। पोर्टफोलियोज क्या होते हैं? एक फाइल टाइप होगी जिसमें आप अपना पूरा काम पिक्चर्स, ग्राफ या इमेजेस के थ्रू क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। जैसे आपने क्या किया, बच्चों को प्रोजेक्ट दिया तो बच्चे स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरी प्रोसेस के क्या करते चलेंगे? पिक्स क्लिक करते चलेंगे और उसको एक फाइल में लगाते चलेंगे। जो भी उनको प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उनका प्रोजेक्ट थोड़ा गलत बन गया तो उसका भी वो क्या करेंगे? फोटो क्लिक करेंगे और लगाएंगे, फिर किस हिसाब से उन्होंने उस दिक्कत को दूर किया उसकी भी पिक्चर लेंगे और उसको वहां पर लगाएंगे। तो जब बच्चे ऐसे पोर्टफोलियो बेस्ड असेसमेंट करेंगे प्रोजेक्ट्स की, तो क्या होगा? ये जो दिक्कत उनको अपने काम को रिपोर्ट करने में आ रही थी ये भी दूर हो जाएगी, उनकी इंडिविजुअल स्किल्स भी ठीक हो जाएगी और उनकी टीम वर्क एबिलिटीज भी डेवलप हो जाएगी।
अब है क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज मेन पर्पस ऑफ काउंसलिंग चिल्ड्रन इन स्कूल्स। बच्चों को स्कूल में काउंसलिंग देने का मेन पर्पस क्या होता है? उनके ग्रेड्स इंप्रूव करना, उनमें डिसिप्लिन लाना, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करना या फिर गिविंग रिवॉर्ड्स। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। बच्चों की काउंसलिंग क्यों की जाती है? उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। करेक्ट ऑप्शन इज सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। काउंसलिंग का बच्चों के ग्रेड्स इंप्रूव करने से, उनमें डिसिप्लिन लाने से या उनको रिवॉर्ड देने से कोई रिलेशन नहीं है। A science teacher wants to promote inquiry-based learning while managing a large classroom. एक साइंस टीचर है जो अपने क्लास में क्या करना चाहती है? इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग को प्रमोट करना चाहती है, बट उसका क्लासरूम कैसा है? बहुत बड़ा है, मतलब क्लास में बच्चों की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटेजीज, इनमें से कौन सी स्ट्रेटेजी जो है बेस्ट बैलेंस स्टूडेंट ऑटोनॉमी विद इफेक्टिव क्लासरूम मैनेजमेंट। इनमें से कौन सी स्ट्रेटेजी जो है वो स्टूडेंट्स को ऑटोनॉमी भी प्रोवाइड करेगी, उसके साथ ही क्लासरूम की मैनेजमेंट भी कैसी रहेगी? हमारी इफेक्टिव रहेगी। मतलब स्टूडेंट ऑटोनॉमी से मतलब है बच्चे खुद से करके काम सीख रहे हैं। इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग में क्या होता है? बच्चे क्वेश्चंस खुद से पुट करके खुद ही आंसर्स को ढूंढते हैं। ये एक हिसाब से एक स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच है। ठीक है, स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच है जिसमें बच्चे खुद से करके चीजों को सीखते हैं, मतलब खुद से क्वेश्चंस जनरेट करेंगे और खुद ही उनके आंसर्स को ढूंढने की क्या करेंगे? कोशिश करेंगे। पहला ऑप्शन है कंडक्ट ओनली टीचर सेंटर्ड डेमोन्स्ट्रेशन टू मेंटेन कंट्रोल, कि टीचर क्या ऐसा करेगी कि सिर्फ टीचर सेंटर्ड डेमोन्स्ट्रेशंस ही देगी ताकि क्लास में क्या बना रहे? कंट्रोल बना रहे। तो इससे इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग कैसे प्रमोट होगी? टीचर सेंटर्ड जब हमने बात कर दी तो ये स्टूडेंट सेंटर्ड वाली इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग कैसे दे पाएंगे हम? ये ऑप्शन क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगी। नेक्स्ट ऑप्शन है allow students to freely select any science activity without guidance, बिना गाइडेंस के बच्चों को जो उनका दिल कर रहा है वो एक्टिविटी करने देना। ये बात भी क्या है? गलत है। इससे क्लासरूम इफेक्टिवली मैनेज नहीं हो पाएगा। कोई बच्चा कुछ करेगा, कोई बच्चा कुछ करेगा। गाइडेंस की बच्चों को हमेशा क्या रहेगी? जरूरत रहेगी, और बिना गाइडेंस के एक्टिविटी अच्छे से नहीं हो पाएगी। तो ये ऑप्शन क्या हो गई? गलत। नेक्स्ट है एस्टेब्लिश क्लियर ग्रुप रोल्स, कि क्या आप बच्चों को क्लियरली उनके जो रोल्स हैं उनको पहले ही बता दोगे, एंड रूटीन्स, और किस रूटीन से एक्टिविटीज को परफॉर्म करना है वो अच्छे से समझा दोगे बिफोर स्टार्टिंग इंक्वायरी एक्टिविटी, और उसके बाद आप इंक्वायरी एक्टिविटी को स्टार्ट करोगे। ये ऑप्शन थोड़ा ठीक लग रहा है। नेक्स्ट है लेट स्टूडेंट्स वर्क विदाउट एनी एस्टेब्लिश्ड प्रोसीजर, कि क्या आप बच्चों को बिना किसी प्रोसीजर के काम करने के लिए छोड़ दोगे? तो इससे भी क्या होगा? क्लासरूम की इफेक्टिव मैनेजमेंट नहीं हो पाएगी। तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगी। सो द करेक्ट ऑप्शन is option number C, establish clear group roles and routines before starting inquiry activities. अब है क्वेश्चन नंबर 13, a school counselor is designing a new intervention program to address classroom behavioral issues, कि एक स्कूल की काउंसलर जो है वो एक नया इंटरवेंशन प्रोग्राम जो है उसको डिजाइन कर रही है जिससे बच्चों के जो भी बिहेवियरल इश्यूज है उनको वो क्या कर पाए? सॉल्व कर पाए। She डिसाइड्स टू ऑब्जर्व स्टूडेंट्स एक्शंस, वो क्या डिसाइड करती है कि पहले तो वो बच्चों के जो एक्शंस हैं उनको क्या करेगी? ऑब्जर्व करेगी। कलेक्ट सिस्टमैटिक डाटा, फिर डाटा को कलेक्ट करेगी एंड अप्लाई साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स टू इम्प्रूव क्लासरूम मैनेजमेंट। उसके बाद वो जो भी साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स होते हैं उनको अप्लाई करेगी ताकि वो क्लासरूम की मैनेजमेंट को इम्प्रूव कर पाए। Which aspect of educational psychology is primarily reflected in her approach? तो इस अप्रोच में एजुकेशनल साइकोलॉजी का कौन सा एस्पेक्ट जो है वो रिफ्लेक्ट हो रहा है? देखिए यहाँ पर टीचर क्या कर रही है? वो क्लासरूम में जो दिक्कतें आ रही हैं उनको सॉल्व करने के लिए साइकोलॉजी के प्रिंसिपल्स को अप्लाई कर रही है। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी एजुकेशनल साइकोलॉजी एज एन अप्लाइड साइंस, कि वो एजुकेशनल साइकोलॉजी को एक अप्लाइड साइंस के रूप में देख रही है। एजुकेशनल साइकोलॉजी एज ए नेचुरल साइंस, यहाँ पे नेचर या नेचुरल साइंस की कहीं बात नहीं हो रही। एजुकेशनल साइकोलॉजी एज अ सोशल साइंस, यहाँ पर सोसाइटी की कहीं पर बात नहीं हो रही। एजुकेशनल साइकोलॉजी एज अ पॉजिटिव साइंस, ये कुछ भी बात यहाँ पर नहीं हो रही है। यहाँ पर बात क्या हो रही है कि वो अप्लाई कर रही है साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स को अपनी क्लासरूम में जो मैनेजमेंट है उसको इम्प्रूव करने के लिए। तो एक हिसाब से एप्लीकेशन, ठीक है, जो एजुकेशनल साइकोलॉजी की एप्लीकेशन है उसकी ओर ज्यादा ध्यान इस क्वेश्चन में दिया जा रहा है। नेक्स्ट है अ स्कूल इज डिजाइनिंग एन एनवायरमेंटल स्टडीज करिकुलम दैट एम्स टू फॉस्टर क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, कि एक स्कूल है जो क्या कर रहा है? एनवायरमेंटल साइंस का करिकुलम जो है उसको डिजाइन कर रहा है जिससे बच्चों में क्रिटिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग जो स्किल्स है वो क्या हो? डेवलप हो।
द करिकुलम टीम इज कंसिडरिंग 4 इंस्ट्रक्शनल मॉडल्स। जो करिकुलम डेवलप करने वाली टीम है वो 4 टाइप के मॉडल्स को कंसीडर कर रही है। पहला है डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन, दूसरा है प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग, थर्ड इज रोड मेमोराइजेशन एंड फोर्थ इज टीचर सेंटर्ड प्रेजेंटेशन। विच मॉडल बेस्ट सपोर्ट द करिकुलम ऑब्जेक्टिव। तो इनमें से कौन सा जो मॉडल है वो जो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है उसको सपोर्ट कर रहा है। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? बच्चों में क्रिटिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज को डेवलप करना। पहली ऑप्शन है टीचर सेंटर्ड प्रेजेंटेशन, दूसरी ऑप्शन है रोड मेमोराइजेशन, थर्ड है प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग और फोर्थ है डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन। तो जो हमारा मेन एम था कि बच्चों में प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को डेवलप करना और उनकी क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करना, उसको जो प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग वाला मेथड है या अप्रोच है वो सबसे ज्यादा एड्रेस कर रही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट इन सोशल साइंस एजुकेशन। कि जो फॉर्मेटिव असेसमेंट होती है उसका सोशल साइंस एजुकेशन में मेन पर्पस क्या है। दो चीजें होती है, एक होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट और एक होता है समेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट जो होती है वो कब की जाती है? इट इज डन ड्यूरिंग द प्रोसेस। जिस टाइम पे आप बच्चों को टीच कर रहे हो, ठीक है, उस टाइम पर फॉर्मेटिव असेसमेंट की जाती है। मान लीजिए आपने एक पूरी बुक पढ़ानी है तो हर एक लेसन के बाद आप बच्चों का एक टेस्ट दोगे और उस टेस्ट का मेन एम क्या होगा कि आप जो पढ़ा रहे हो वो बच्चों को समझ आ भी रहा है या नहीं, ठीक है, कि आपकी टीचिंग इफेक्टिवली हो रही है या नहीं हो रही और टीचिंग में क्या क्या कमियां रह रही हैं, उन चीजों को इंप्रूव करने के लिए क्या ली जाती है? फॉर्मेटिव असेसमेंट। ठीक है, जो हर एक लेसन के बाद बच्चों का टेस्ट लिया जाता है उसको बोला जाता है फॉर्मेटिव असेसमेंट। और समेटिव असेसमेंट क्या होता है? जब आपने पूरी बुक पढ़ा के कंप्लीट कर ली तो आप अपना रिजल्ट चेक करना चाहते हो कि जो आपने टीचिंग की वो कितनी इफेक्टिव रही, तो उसके लिए क्या की जाती है? समेटिव असेसमेंट की जाती है। फॉर्मेटिव असेसमेंट टीचिंग में जो कमियां रह रही हैं उनको इंप्रूव करने के लिए की जाती है और समेटिव असेसमेंट एक हिसाब से आप अपने को जज करते हो कि जो आपने पढ़ाया वो कितना इफेक्टिव रहा। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट का मेन एम पूछा गया है सोशल साइंस एजुकेशन में। पहली ऑप्शन है टू असाइन फाइनल ग्रेड्स। कि क्या फाइनल ग्रेड्स देने के लिए एफए लिया जाता है? नहीं। टू ट्रैक लर्निंग एंड गाइड टीचिंग। कि जो आप लर्निंग करवा रहे हो बच्चों को वो किस हिसाब से हो रही है और टीचिंग को आप गाइड करने के लिए एफए लेते हो, ये बात थोड़ी ठीक लग रही है। नेक्स्ट है टू कंप्लीट एडमिनिस्ट्रेटिव पेपर वर्क। कि क्या आप पेपर वर्क पूरा करने के लिए एफए लेते हो, ये बात भी गलत है। नेक्स्ट है टू रैंक स्टूडेंट्स परमानेंटली। कि क्या आप बच्चों को परमानेंटली रैंक करने के लिए एफए लेते हो, ये ऑप्शन भी क्या है? गलत है। सो द करेक्ट आंसर इज टू ट्रैक लर्निंग एंड गाइड टीचिंग। क्वेश्चन नंबर 16 है, व्हाट डज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया एम्फेसाइज फॉर रिमोट एजुकेशन। कि जो भारत का संविधान है वो जो रिमोट एजुकेशन है उसके बारे में किस बात पर जोर देता है? पहला है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, नेक्स्ट है सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, इकोनॉमिक ग्रोथ ओनली या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल। देखो ओनली वाली ऑप्शन तो क्या हो जाएगी? गलत। कि क्या हम सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ पे ध्यान देते हैं? सिर्फ और सिर्फ हमारा मेन एम क्या है? इकोनॉमिक ग्रोथ। ये ऑप्शन क्या है? गलत। नेक्स्ट है कि क्या हम कंट्रोल करने के लिए उनको एजुकेशन दे रहे हैं? ये बात भी क्या है? गलत। अब इन दो ऑप्शंस में देखिए कि क्या टेक्नोलॉजी को एडवांस करने के लिए रिमोट एरियाज में एजुकेशन दी जा रही है या उन एरियाज में सोशल ट्रांसफॉर्मेशन लाने के लिए एजुकेशन दी जा रही है। तो पहले जो मेन एम हमारा है वो क्या है? सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, कि उनमें सामाजिक परिवर्तन आए, ठीक है, वो समाज थोड़ा क्या करे? विकास करे, उस चीज के लिए मेन एम है एजुकेशन का। और जब सोशली ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगी तो फिर हम बाद में सोचेंगे किसके बारे में? टेक्नोलॉजी को एडवांस करने के बारे में। सोशल ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? ज्यादा जरूरी है। सो करेक्ट ऑप्शन इज सोशल ट्रांसफॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ स्कूल लीडरशिप टीम वांट्स टू फोस्टर अ कल्चर ऑफ continuous improvement using evidence based practices। कि एक स्कूल की लीडरशिप स्कूल में किस कल्चर को प्रमोट करना चाहती है? कॉन्टिन्यूअस इंप्रूवमेंट के कल्चर को फॉस्टर करना चाहती है बाय यूजिंग एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिसेस। एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिसेस का यूज करके। एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिसेस का मतलब ये है कि आप स्कूल में जब भी कोई चेंज करना चाहो या कोई भी नई चीज इंट्रोड्यूस करना चाहोगे तो उसके लिए आपको पहले रिसर्च करनी होगी। उसके बाद आप देखोगे कि अगर आपको एविडेंस मिल रहे हैं कि वो जो आप नई चीज इंट्रोड्यूस करना चाहते हो वो पॉजिटिव रिजल्ट्स देती है, तभी आप उस चीज को इंट्रोड्यूस करोगे। मतलब कि पहले
पहले आप क्या करोगे, किसी भी चीज के ऊपर रिसर्च करोगे, फिर अगर आपको लगता है कि वो पॉजिटिव रिजल्ट्स दे रही है, आपके पास एविडेंस आ रहे हैं इस चीज के, तभी आप उस चीज को क्या करोगे, इंट्रोड्यूस करोगे। इस चीज को क्या कहा जाता है, एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिसेस, कि बिना एविडेंस के आप कोई भी चेंज नहीं लाओगे अपनी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में, आप हमेशा एक एविडेंस ढूंढोगे। मतलब पहले आप रिसर्च करोगे, फिर अगर पॉजिटिव एविडेंस मिल रहे हैं तभी आप कोई भी चीज क्या करोगे, चेंज करोगे। They notice resistance among experienced teachers who feel their expertise is undervalued. तो इस स्थिति में क्या होता है कि जो एक्सपीरियंस टीचर्स हैं वो इस चीज को अपोज करते हैं, उनको लगता है कि जो उनकी एक्सपर्टीज है, जो उनका एक्सपीरियंस है, उसको आप वैल्यू नहीं कर रहे, क्योंकि जो टीचर्स बोलेंगे कि ये चीज सही है, हमारे एक्सपीरियंस के हिसाब से ये वाली प्रैक्टिस सही है, आप इसको इंट्रोड्यूस कर दो। तो स्कूल वाले इसको इंट्रोड्यूस ऐसे नहीं करेंगे, वो पहले रिसर्च करेंगे, एविडेंस ढूंढेंगे, और अगर लगेगा कि ये चीज सही है तभी उसको इंट्रोड्यूस करेंगे। तो इन टीचर्स को लगता है कि जो उनका एक्सपीरियंस है या जो इनकी एक्सपर्टीज है वो इस हिसाब से क्या हो जाएगी, अंडर वैल्यू हो जाएगी। Which strategy is most effective for integrating research skills into school's professional development program? तो इस स्थिति में कौन सी स्ट्रेटेजी सबसे ज्यादा यूजफुल रहेगी या इफेक्टिव रहेगी कि वो रिसर्च स्किल्स को इंट्रोड्यूस कर दे अपने स्कूल के प्रोग्राम में? पहली ऑप्शन है assign all research training responsibilities exclusively to newly appointed staff, कि सारी की सारी जो भी रिसर्च करने का काम बोला गया उसको न्यूली अपॉइंटेड स्टाफ को दे दोगे। तो अगर आपने ये कर दिया तो जो एक्सपीरियंस्ड टीचर्स हैं, ठीक है, उनकी तो आपने कहीं बात नहीं की और वो ऑलरेडी इस चीज को अपोज कर रहे थे, तो जो अपोजिशन है उनका वो क्या हो जाएगा, और ज्यादा हो जाएगा, रेजिस्टेंस और ज्यादा हो जाएगा। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। नेक्स्ट है co-create professional development sessions led by experienced teachers using research। आप दोनों को साथ लेके चलोगे, ठीक है, रिसर्चर्स को भी और साथ में जो एक्सपीरियंस टीचर्स हैं उनको भी, ठीक है। आप एक हिसाब से दोनों को मिलके एक जो प्रोफेशनल डेवलपमेंट सेशन है उसको को क्रिएट करोगे। ये ऑप्शन हमें थोड़ा ठीक लग रहा है। नेक्स्ट ऑप्शन है Ensure participation in research skill development is optional for all staff members। आप ये करोगे कि कहोगे कि आपके लिए ऑप्शनल है कि आपने इन रिसर्च एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करना है या नहीं। तो ऑप्शनल वाली ऑप्शन इसके कंपैरिजन में ज्यादा ठीक नहीं है। जो साथ लेकर चलने वाली ऑप्शन है, दोनों को क्या करना, को क्रिएट कर, दोनों को साथ लेकर चलना और फिर जो प्रोफेशनल डेवलपमेंट सेशंस हैं उनको को क्रिएट करना, ये ऑप्शन ज्यादा ठीक लग रही है। Focus professional development activities only from findings from external research, कि क्या आप सिर्फ जो एक्सटर्नल रिसर्च से आपकी फाइंडिंग्स है उसी के ऊपर प्रोफेशनल डेवलपमेंटल एक्टिविटीज को फोकस करना। तो क्योंकि यहाँ पर क्या आ गया, ओनली आ गया, तो ये ऑप्शन भी क्या होगी, गलत होगी। सो द करेक्ट ऑप्शन इज को क्रिएट प्रोफेशनल डेवलपमेंट सेशंस लेड बाय एक्सपीरियंस्ड टीचर्स यूजिंग रिसर्च। नेक्स्ट क्वेश्चन है एजुकेशनल साइकोलॉजी स्टडीज इंडिविजुअल डिफरेंसेस, कि एजुकेशनल साइकोलॉजी में हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बारे में पढ़ते हैं। What has this knowledge revolutionized, कि इस नॉलेज की वजह से किस चीज में क्रांतिकारी परिवर्तन आए हैं, किन किन चीजों में रेवोल्यूशन आया है। पहली ऑप्शन है सिस्टम्स फॉर द केयर ऑफ चिल्ड्रन, नेक्स्ट है डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ पेरेंटिंग प्रैक्टिसेस, नेक्स्ट है द कॉन्सेप्ट एंड प्रोसेस ऑफ एजुकेशन, और लास्ट ऑप्शन है मेडिकल ट्रीटमेंट प्रोवाइडेड टू चिल्ड्रन। ठीक है, तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बारे में जब हम एजुकेशनल साइकोलॉजी में पढ़ते हैं तो इससे किस चीज में परिवर्तन आए हैं। सिस्टम फॉर केयर ऑफ चिल्ड्रन, एजुकेशनल साइकोलॉजी का बच्चों की केयर से रिलेशन नहीं है, ना ही पेरेंटल प्रैक्टिसेस से उसका कोई रिलेशन है, तो ये दोनों ऑप्शन क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। इसका मेडिकल ट्रीटमेंट से भी कोई रिलेशन नहीं है, तो ये ऑप्शन भी क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। और देखो यहाँ पर बोला गया है द कॉन्सेप्ट एंड प्रोसेस ऑफ एजुकेशन। देखो जो एजुकेशनल साइकोलॉजी है ना, इसका मतलब ही क्या है कि आप साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स को इंक्लूड कर रहे हो अपनी एजुकेशन में। तो जब हम एजुकेशनल साइकोलॉजी में इंडिविजुअल डिफरेंसेस को पढ़ते हैं तो इससे हमारा जो प्रोसेस ऑफ एजुकेशन है और जो कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन है वो क्या हो जाता है, इंप्रूव हो जाता है, और उसमें बहुत से हम रेवोल्यूशनरी चेंजेस कर पाते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगी, द कंसेप्ट एंड प्रोसेस ऑफ एजुकेशन।
क्वेश्चन नंबर 19 है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिस हेल्प्स एलिमिनेट जेंडर बायस इन क्लासरूम। बहुत इजी क्वेश्चन है कि कौन सी प्रैक्टिस के द्वारा आप क्लासरूम में जेंडर बायसनेस को कम कर सकते हो। पहली ऑप्शन है असाइनिंग रोल्स बेस्ड ऑन जेंडर, कि क्या आप बच्चों को जेंडर के बेस पे रोल्स दे दोगे कि बॉयज जो है वो हैवी ऑब्जेक्ट्स को लिफ्ट करेंगे और गर्ल्स रंगोली बनाएगी, ड्राइंग करेगी, तो ये बात तो गलत है। इससे तो आप और ज्यादा जेंडर बायसनेस को बढ़ावा दे रहे हो। नेक्स्ट है इग्नोरिंग गर्ल्स रिस्पॉन्सेज, कि क्या आप लड़कियों के सारे रिस्पॉन्स इग्नोर कर दोगे, ये ऑप्शन भी गलत है। यूजिंग जेंडर न्यूट्रल एग्जांपल्स, ये ऑप्शन थोड़ी ठीक लग रही है कि आप एग्जांपल्स कैसे यूज करोगे, जो जेंडर न्यूट्रल होंगे। लास्ट है कॉलिंग ओनली बॉयज इनटू द क्लास, कि क्या सिर्फ आप अपनी क्लास में लड़कों को ही बुलाओगे पढ़ने के लिए, तो ये ऑप्शन भी क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। सो द करेक्ट ऑप्शन इज यूजिंग जेंडर न्यूट्रल एग्जांपल्स, कि आप जेंडर न्यूट्रल एग्जांपल्स को यूज करोगे। अब है हमारा लास्ट क्वेश्चन, which of the following is a type of graphical representation used in data handling। इनमें से कौन सी एक टाइप की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जिसको हम डाटा हैंडलिंग के लिए यूज करते हैं। पहली ऑप्शन है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, नेक्स्ट वेन डायग्राम, ट्री डायग्राम या फिर पाई चार्ट। हमसे पूछा गया है कि कौन सी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, तो जो वेन डायग्राम है और ट्री डायग्राम है ये कट हो जाएंगे क्योंकि ये एक हिसाब से ग्राफ नहीं होते। आपके पास ऑप्शंस बचते हैं पाई चार्ट और फ्रीक्वेंसी पॉलीगन्स। ऐसे मेरे हिसाब से तो इसके दोनों ऑप्शंस ठीक हो सकते हैं, क्योंकि पाई चार्ट का भी हम यूज करते हैं डाटा हैंडलिंग के लिए और साथ ही फ्रीक्वेंसी पॉलीगन का भी हम यूज करते हैं डाटा हैंडलिंग के लिए। बट जो हमारी आंसर की में करेक्ट ऑप्शन दिया गया है दैट इज फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगन जो है वो एक टाइप का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जिसको हम डाटा हैंडलिंग के लिए यूज करते हैं। इसी के साथ जो फर्स्ट डे में सेकंड शिफ्ट में पेपर आया था उसका साइकोलॉजी सेक्शन हमने पूरा डिस्कस कर लिया। कल हम डिस्कस करेंगे 25 फरवरी, मतलब जब फर्स्ट डे पेपर कंडक्ट करवाया गया था उसमें जो थर्ड सेशन था या जो इवनिंग शिफ्ट थी उसमें जो साइकोलॉजी के क्वेश्चंस आए थे उनको। अगर आपके लिए सेशन हेल्पफुल रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। साथ ही अगर आपको जुक्ता एकेडमी के साथ अपनी जेबीटी कमीशन की तैयारी ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड में करनी है तो आप ऊपर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और अपनी सीट्स को रिजर्व कर सकते हैं। थैंक यू।